सन 1962 का वक्त रहता है। भारत और चाइना के बीच युद्ध हो रहा होता है। तभी उसे कॉल आता है कि तुम्हारी दादी की तबीयत ख़राब है और तुम्हें सीरियसली अभी इंडिया आना होगा। फिर वो चाहते हैं कि उनकी एक प्रेमिका जो अमेरिका में उनके साथ ही पढ़ाई कर रही होती है वो भी मेरे साथ इंडिया चले, लेकिन उस प्रेमिका के माता पिता ने ये साफ माना कर देते हैं कि इस समय माहौल काफ़ी ख़राब है, अतः मेरी बेटी के इंडिया जाना संभव नहीं है। फिर वो अकेला इंडिया आते हैं और अपनी दादी की सेवा सत्कार करते हैं। उसके कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि उनकी प्रेमिका की शादी कहीं और हो गई। उस समय वो इंडिया में ही रहकर अपने परिवार के साथ अपनी दादी की सेवा सत्कार कर रहे होते हैं। फिर उन्होंने कसम खाते हैं कि आज के बाद आजीवन बिना विवाह किए ही रहेंगे, और उसकी प्रतिज्ञा इतना कसल होती है, इतनी मजबूत होती है कि पूरा जीवन वो बिना शादी ब्याह किए ही गुजार लेते हैं। आज के हम इस वीडियो में जमशेदजी टाटा के बारे में बात करेंगे। आपने नमक, मसाला, पानी, चाय, कॉफ़ी, घड़ी, ज्वेलर्स, बस, ट्रक, हवाई जहाज़ सहित ये 100 से अधिक कंपनियों के मालिक है। 1822 में जन्मे नसरवानजी टाटा जो गुजरात के एक गांव से होते हैं। फिर उनकी शादी के बाद वो अब गांव में ही रहकर जीवन यापन कर रहे होते हैं। फिर उनके दिमाग में ख्याल आता है कि कुछ अच्छा करने के लिए गांव से निकलना ज़रूरी है। फिर उन्होंने मुंबई आ जाते हैं और मुंबई में रहकर उद्योग धंधा स्थापित करना शुरुआत कर देते हैं। फिर उन्होंने सबसे पहले कपड़े का उद्योग डालते हैं और फाइनली उसमें सफलता मिलने लगती है, और चंद समय में वो इतने बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं कि मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन में उनकी गणना होने लगती है। फिर उनके घर 9 मार्च 1839 ईस्वी को जमशेदजी टाटा का जन्म होते हैं। वो भी अपने पिता के भांति काफ़ी बड़े ही सौभाग्यशाली और बिजनेसमैन प्रवृत्ति का रहते हैं, और उनका माइंडसेट बचपन से ही बिजनेस करने का होता है। फिर उन्होंने लंदन और बड़े बड़े देशों में जाकर अपनी बिजनेस की परचम लहराने लगते हैं। उनका कारोबार मुख्य रूप से स्टील का होता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन 1879 का वक्त आता है। कालगोला होटल जो मुंबई में ही पड़ता है, वहाँ पे एक मीटिंग रहता है, और उस मीटिंग में केवल उस मीटिंग के दौरान उस होटल में केवल यूरोपीय इंसान को ही एंट्री किया जाता है। जब जमशेदजी टाटा उस होटल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें मुख्य गेट पर ही रोक दिया जाता है, और ये बोलकर उसे हटा दिया जाता है कि तुम तो एक नॉर्मल स्टील की कारोबार करने वाले बिजनेसमैन हो, तुम्हें वहाँ जाना ज़रूरी नहीं है। फिर वहाँ आपस लौटा देते हैं। तब जमशेदजी टाटा ने मन ही मन प्रण लेते हैं कि ये उनसे भी बड़ा, इस होटल से भी बड़ा एक होटल बनाएंगे, और वहाँ पे सारे लोगों को एंट्री होगी। वहाँ पे ना कोई विदेश के लोग, यूरोप के लोग या भारत या किसी भी राज्य के लोग हो, सारे लोग को वहाँ पे जाने की अनुमति रहेगी। और फिर फाइनली 1903 में उन्होंने द ताजमहल नाम के एक होटल बनाते हैं जो गेटवे ऑफ इंडिया से होकर समुद्र के किनारे होते हैं। फिर जमशेदजी टाटा के दो बेटे होते हैं। इसमें एक नवलजी टाटा और एक रतन नवल टाटा होता है। दोनों अपने पिता के भांति ही बचपन से ही, शुरुआत से ही एजुकेशन होने के बाद बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और बिजनेस के सिलसिले में अपना परचम फहराते हैं। रतन नवल टाटा तो 1955 की वक्त रहता है। वो अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए उन्हें अमेरिका भेजा जाता है, क्योंकि इसके बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। पिता भी बिजनेसमैन, दादा भी बिजनेसमैन, उसके भी अगली पीढ़ी भी बिजनेसमैन, जिस कारण पैसे नाम की कोई कमी नहीं रहती है। और फाइनली वो अमेरिका में जाकर अपनी शिक्षा पूरा कर रहे होते हैं। इधर जमशेदजी टाटा का अपनी वाइफ के साथ तलाक हो जाता है, और तलाक के बाद एक बेटे जमशेदजी टाटा के साथ और दूसरी माँ के साथ रहने लगता है। उसके बाद रतन नवल टाटा जो उनकी देखभाल उनकी दादी माँ जो जमशेदजी टाटा का वाइफ होती है वो करते हैं।
जब उन्होंने 1962 का वक्त रहता है, उस समय रतन नवल टाटा को अमेरिका में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान एक अमेरिकी लड़की से प्रेम हो जाता है। और प्रेम के दौरान वो चाहते हैं कि उनकी जीवन संगनी यही लड़की बने। लेकिन जब उन्हें कॉल आता है कि उनकी दादी की तबीयत काफ़ी सीरियस है, फिर उन्होंने अपनी शिक्षा बीच में ही ड्रॉप करके वो इंडिया आ जाते हैं। और वो चाहते हैं कि ये लड़की है जो वो भी उनके साथ इंडिया चले, लेकिन उसकी माता पिता की अनुमति को स्वीकार नहीं करती है और उसके माता पिता फाइनली मना कर देते हैं। जब वो इंडिया में आ जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनकी प्रेमिका की शादी कहीं और हो गई। तो उस समय रतन नवल टाटा को काफ़ी गहरी दुख पहुंचती है और उन्होंने प्रण लेता है कि वो जीवन भर बिना विवाह के ही जीवन बिताएंगे, यानी आजीवन बिना शादी ब्याह के ही रहेंगे। उसके बाद कई बॉलीवुड अभिनेत्री का भी नाम उनका नवल टाटा के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन सारी फ्रॉड होती है, सारी गलत अफवाहें होती है। जब उन्होंने शिक्षा पूरा करने के दौरान बाद अपने पिता के भांति ही, अपने दादा के भांति ही अलग अलग जगह पे अलग अलग कारोबार और अपने बिजनेस की परचम लहराते हैं। उन्होंने 1980 में टाटा मोटर्स कंपनी जो रतन नवल टाटा के नाम से होती है वो चला रहे होते हैं। तभी एक गैंगस्टर उन्हें कुछ वसूली की धमकी देती है। उसने उस धमकी को अस्वीकार कर उन्होंने पुलिस को पास रिपोर्ट देते हैं और फाइनली पुलिस ने उस गैंगस्टर को पकड़कर जेल में भेज दिया जाता है। जब गैंगस्टर ने जेल से निकलते हैं तो उन्होंने इन टाटा को मारने का प्रण लेते हैं, लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो नवल टाटा को कुछ रतन नवल टाटा का कुछ कर पाए। समय का दायरा आगे चलते रहता है, समय बीतते रहता है। उन्होंने हर बार एक नए कारोबार की शुरुआत करते हैं। पहले 1, 2, 3, 50, 60, 100 इस तरह 100 से भी अधिक नए अलग अलग चीज़ों की उद्योग धंधे और कंपनियों की स्थापना करते हैं। ये बात 1998 की होती है, जो रतन टाटा जी एक इंडिका नाम की कार लॉन्च करते हैं और वो उस कार इंडिया में बहुत ही कम मात्रा में उसकी उद्योग धंधा कर पाते हैं। फिर उन्होंने लॉस देखा तो उन्होंने एक विदेशी कंपनी फोर्ड कंपनी को उन्होंने अपना सेल बेचना चाहते हैं। फिर उन्होंने सेल उस कंपनी के मालिक बिल फोर्ड जब आते हैं तो उन्होंने रतन टाटा को ये कहकर गुमराह कर देते हैं कि अगर तुम्हारे औकात नहीं है तो कंपनी क्यों बनाते हो, जितना है उतने में ही खुश क्यों नहीं हो जाते हो। इस चीज़ के रतन टाटा को काफ़ी दुख पहुंचती है और उन्होंने साफ मना कर देते हैं। लेकिन जब बिल फोर्ड की कंपनी मुसीबत में होती है तो उनकी कंपनी को खुद रतन टाटा जाकर खरीदते हैं और उनकी इज्जत को बचाते हैं। तब उन्होंने उसकी गलती की उन्हें रियलाइज़ होता है और रतन टाटा की काफ़ी बड़ाई और काफ़ी काफ़ी शाबाशी देते हैं। समय का वक्त चलते रहता है। 26/11/2008 का बात है। पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी समुद्र के रास्ते गेटवे ऑफ इंडिया से होकर उस ताज होटल में पहुंच जाते हैं और वहां गोलीबारी करने लगते हैं। न जाने कितने निर्दोष को उन्हें क्षति पहुंचाते हैं। रतन टाटा जी जब इसकी खबर लगते हैं तो उन्होंने तत्काल पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस भी कुछ उस वक्त मदद नहीं कर पाते। फिर रतन टाटा जी अकेले ही उस होटल पहुंचते हैं और उस होटल के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। तब उन्होंने गार्ड और सिक्योरिटी ने बाहर ही रोक लेते हैं और बोलते हैं कि अंदर मत जाओ, वहाँ पे गोलीबारी हो रही है, मैं नहीं चाहता कि आपकी जान खतरे में हो। फिर रतन टाटा जब ये बोलते हैं कि वहाँ पे मेरे स्टाफ और कर्मचारी उस होटल के अंदर निर्दोष मारा जा रहा है, तो उनकी मैं कैसे देख सकता हूँ। फाइनली जब मामला शांत हो जाता है तो उसमें मरे हुए कई कर्मचारी, गेस्ट और कई तरह के लोग उसमें जान मान की क्षति होती है। सरकार ने उन्होंने न्याय दिलाने का फैसला लेते हैं, लेकिन रतन टाटा जी इतने उदारवादी थे कि उन्होंने मात्र 20 दिन के अंदर उस गोलीबारी में हुई या परिजन के जिनकी मृत्यु हुई थी
उनके परिवारों वालों को मुआवजा देते हैं और उनके बच्चे को उचित शिक्षा स्वास्थ्य की सारे चीज़ों की उपलब्ध कराते हैं। और ये निर्णय लेते हैं कि जब तक मैं जीवित हूँ इस हत्या में जितने लोग शामिल हैं, जिसकी मृत्यु हुई है, उसके परिवार की पूरी देखभाल की जिम्मेवारी मेरी है। समय का वक्त पहिया चलते जाता है। रतन टाटा 4 से 5 राज की जितना टैक्स हो उससे अधिक टैक्स हो केवल अकेले ही दे देते हैं। उन्होंने कई स्कूलों को, विश्वविद्यालयों के आर्थिक रूप में मदद पहुंचाते हैं। और जब कोरोना काल में उन्होंने 1500 करोड़ की आर्थिक मदद देश को पहुंचाते हैं। दुनिया को सबसे अलग दानवीर कहे जाने वाले रतन टाटा जी 9 अक्टूबर 2024 को हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा हो गए। बाकी दोस्तों, रतन टाटा जी के बारे में मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, अपना ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।